हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। दोस्तों, वेलकम टू सीए फाइनल ऑडिट का बैच। सीए फाइनल ऑडिट जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं वो है न्यू सिलेबस को लेके एज पर इंस्टीट्यूट मे 24 एंड ऑनवर्ड्स जो लागू होने वाला है। राइट, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू स्टार्ट विद दिस बैच। राइट, एंड उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अपन जो सीए फाइनल ऑडिट में जो पढ़ने वाले हैं उसमें कितने टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर। सो आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। कुल मिला के ये जो है दोस्तों, इट इज 18 चैप्टर्स जो अपने को पढ़ना है। 18 चैप्टर्स में अपने को तहलका मचाना है, बहुत रॉक करना है। ये जो पेपर है दोस्तों, आपको बता दूं कि इट इज 100 मार्क्स का पेपर है एंड विच इंक्लूड्स व्हाट 30 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स के लिए अपने को यहां पे एमसीक्यू पूछा जाएगा। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे और अपने को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। और इसी के साथ साथ इन 18 चैप्टर्स के साथ साथ अपने को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी पढ़ना है। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ साथ हमें रिव्यू एंगेजमेंट्स, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ये सारे सारे स्टैंडर्ड्स भी हमें पढ़ने हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत 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 वास्ट है ये सिलेबस, बट हम लोग हमेशा एम करेंगे कि इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़े। राइट, ओके। अब सर पढ़ने का तरीका कैसे होगा दोस्तों? जैसे हमने सीए इंटरमीडिएट में ऑडिट को पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं अपना पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर का कैप्सूल बनाएंगे। और वो कैप्सूल आपको पता है आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम्स के रिवीजन तक के लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पेपर में उसे कैसे लिखना है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं। सो ऑल इन ऑल बहुत मजा आने वाला है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी? यस सर, इवन आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। आज सीधा डे 1 से हम लोग मालिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहाड़ के जैसा सिलेबस है, टाइम अपने पास बहुत कम है, तो इसके लिए बहुत बहुत पढ़ना है। डे 1 से ही हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन। सो फर्स्ट हम लोग जो चैप्टर हम लोग अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। चलिए, सो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम लोग सर जी बात कर रहे हैं। मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। पहला चैप्टर सीए फाइनल ऑडिट का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। यो गाइस, कम ऑन। सो चैप्टर नंबर 1 जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल। सुनो, आज लेक्चर के बाद जो है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो पीडीएफ है चैप्टर नंबर 1 का वो शेयर कर दूंगा। बट अगर अभी आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख के इसको समझ सकते हो, नोटिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप अगर आईसीआई का मटेरियल भी यूज कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर, डे 1 से पढ़ाना स्टार्ट? यस ऑब्वियसली, सीए फाइनल है भाई। वेलकम टू सीए फाइनल सिंघम। सीए फाइनल है, बहुत पढ़ना है बाबा। तो चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है यहां पे। आइए जरा माहौल करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सीए के लिए। किसके लिए? सीए के लिए। वो है क्या? क्वालिटी कंट्रोल। भाई आप समझने की कोशिश करो, हम लोग जो है ना भाई, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, क्वालिटी। क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझिए कितने लाखों हजारों करोड़ों जो शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, ये हमारे काम के ऊपर भरोसा रखते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो आप समझिए एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, क्या हमारे काम में क्वालिटी होना बहुत जरूरी है क्या? तो आंसर इज यस सर। बगैर क्वालिटी के हमारा काम किसी के लिए कुछ काम का नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव व्हाट फोकस ऑन द क्वालिटी।
इसीलिए सबसे पहला टॉपिक आईसीआई क्या बोलता है सीए फाइनल स्टूडेंट्स को कि बाबू तू सीए बन जाएगा अभी। उसके बाद सबसे पहली चीज जो तुझे ध्यान में रखनी है वो कौन सी है, वो है क्वालिटी को लेके। सो यस, हियर वी आर स्टडिंग द फर्स्ट चैप्टर क्वालिटी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा ये क्वालिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे? कोई बता पाएगा मुझे कि सर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन एंड अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वालिटी? यस, टेल मी, कम ऑन। क्वालिटी क्या होता है? हम लोग किसे कहते हैं क्वालिटी? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वालिटी? क्वालिटी मतलब सर अच्छा काम, मतलब गुड काम, मतलब राइट काम, मतलब क्या है एग्जैक्टली क्वालिटी? सो क्वालिटी मतलब अगर आपको मैं बताऊं ना दोस्तों, सो क्वालिटी मतलब इज एकदम बेसिक सिंपल मतलब बताता हूं कि इट इज डूइंग थिंग्स राइट इवन व्हेन nobody is watching। समझा क्या कुछ? क्वालिटी मतलब क्या कहते हैं? सब काम सही करना। और सही वो कैसे करना? ऐसे सही करना कि भाई भले ही कोई देख नहीं रहा है अपने को, फिर भी वो काम जो है अपने को अच्छा करना है, उसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी। अगर कोई देख रहा है तो ही मैं अच्छा काम करूंगा, ऐसे थोड़ी होगा भाई। कोई अगर हमें देख भी नहीं रहा है ना, तो भी हम लोग अच्छा काम करेंगे, उसे कहते हैं क्वालिटी। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाई, व्हाट वी आर सपोज टू एम इज दिस क्वालिटी। और ये क्वालिटी को अचीव करने के लिए द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, द पर्सनल, द एम्प्लॉइज, द असिस्टेंट्स, दे शुड एम फॉर व्हाट, कि भाई इसके ऊपर वी शुड एम फॉर व्हाट इज द कंट्रोल। हमने कंट्रोल लगाना चाहिए, हमने अचीव करना चाहिए ये क्वालिटी। तो उसको अचीव करने के लिए ऐसा हमने क्या करना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जो है क्वालिटी कंट्रोल। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दोस्तों एसक्यूसी 1, बराबर है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एसए नंबर 220। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, क्यूआरबी लिखता हूं, क्यूआरबी। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हाट पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है, पीयर रिव्यू बोर्ड। और फिर हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा, इन्होंने कुछ क्वालिटी के लिए गाइडलाइंस दिए हैं। तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में एम करने वाले हैं क्वालिटी को अचीव करने के लिए। वो क्वालिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास यहां पे इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है, तो बॉस हमें ये 5 चीजें पढ़नी है। वो 5 चीजें कौन सी है? एक है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, एक एसए 220। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने क्या क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करना चाहिए, उसके बारे में यहां पे डिटेल्स दिए हुए हैं। अंडरस्टूड? यस। तो लेट्स स्टार्ट with the very first standard, that is SQC1। ठीक है, चलिए लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। सो क्या कहते हैं ऑडिट क्वालिटी, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या बोला इसने? हाई ऑडिट क्वालिटी इज सेंट्रल टू ऑडिटिंग प्रोफेशन। हाई ऑडिट क्वालिटी इज व्हाट? सेंट्रल टू ऑडिटिंग प्रोफेशन। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ट्रस्ट in the users of financial information. Industry, government and public at large, who are the stakeholders who relies upon assurance given by the auditors। मतलब हम लोग स्टेक होल्डर्स का भरोसा बढ़ा रहे हैं, who relies upon the assurance given by the auditor। It is therefore necessary to ensure high audit quality throughout the audit process। पूरे ऑडिट प्रोसेस में ऑडिट क्वालिटी होना यह जरूरी है। ऑडिट क्वालिटी इन्वॉल्व्स application of rigorous audit process by the auditors
and quality control procedures that comply with laws, regulations and applicable प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। आई बात समझ में? इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, विल बी फोकसिंग अपॉन SQC1, विल बी फोकसिंग अपॉन SA 220, एंड बिसाइड्स दैट वी विल ऑल्सो स्टडी द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, एंड उसके बाद द पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, नफरा के बारे में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं ये हम लोग को पढ़ना है। तो इस चैप्टर का समरी समझ में आया क्या सबको? चलो बोलो। आर वी गोइंग गुड? चलो बोलो फटाफट। कोई भी दिक्कत यहां पे? नो सर, बेस्ट है एकदम। सो ये रहा समरी इस चैप्टर का। सो अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे, जो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। अब बेटा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 पे अगर अपन बात करते हैं, सो ध्यान से सुनना, सर क्या बोल रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 की जो बात हो रही है ना, ये किधर किधर एप्लीकेबल है और किसे किसे एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना। This is applicable for audits. This is applicable for review. And this is also applicable for other assurance as well as related services engagements. क्या बोल रहा हूं मैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है, तो ये किसे किसे एप्लीकेबल है? So this is applicable for audit engagements. ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। It is applicable for audit engagements. It is applicable for review engagements. अगर आप कोई काम रिव्यू कर रहे हो, या it is also applicable to other assurance engagements. It is also applicable for related services, जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग कर रहा है तो उसमें कहीं वो अश्योरेंस नहीं बढ़ा रहा है, तो यहां पे आप समझिए दिस इज एप्लीकेबल फॉर SQC1 is not just applicable for audit of financial statements, but it is applicable for audit engagement, review engagement, other assurance engagement as well as related services. तो आप अगर कोई भी इनमें का, अगर आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हो, अगर आप उन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे हो, अगर आप अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हो, जैसे कि स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, बराबर, या आप अकाउंटिंग कर रहे हो, भाई साहब कोई भी काम करो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, डू एनी डैम वर्क, SQC1 विल बी एप्लीकेबल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? तो SQC1 इज मतलब जो भी काम करना है आपको आप करो, बट SQC1 को फॉलो करना पड़ेगा आपको, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. So SQC1 requires that the firm should establish, क्या बोला? Firm should establish a system of quality control. फर्म ने मतलब कौन सी फर्म? तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि which firm are we talking about बेटा? So here we are talking about is the CA firm. किसकी बात कर रहे हैं अपन? किसकी बात कर रहे हैं अपन? So here we are talking about is the chartered accountants firm. CA firm, they should establish, CA firm should establish a system of quality control. सिस्टम चाहिए यहां पे, सिस्टम, समझा गया? तो they should establish what? A system of quality control to provide reasonable assurance that कि जितने भी फर्म और उसके जो लोग हैं, they are complying with what? They are complying with what? The professional standards and regulatory and legal requirements, and the report issued is appropriate in these circumstances. So हमने क्या करना चाहिए?
यहां पे SQC1 में व्हाट इज द एम ओवर हियर इज दैट द firm should establish what system. तो ये सिस्टम में क्या होना चाहिए? So here we aim that this firm should establish a system, that is the policies and procedures that should aim for what? The firm's personnel, the firm and personnel, ठीक है, they comply with professional standards and legal requirement. Number 2, and the report that they are issuing, ऑडिट एंगेजमेंट का रिपोर्ट हो, रिव्यू एंगेजमेंट का रिपोर्ट हो, या अदर अश्योरेंस का एंगेजमेंट रिपोर्ट हो, या रिलेटेड सर्विसेज का रिपोर्ट हो, कोई भी रिपोर्ट हो, दैट रिपोर्ट शुड बी व्हाट? अप्रोप्रिएट, दैट इज सुटेबल इन व्हाट? द सर्कमस्टेंसेस. मतलब वो करेक्ट ओपिनियन या करेक्ट रिपोर्ट आप सबने देना बहुत जरूरी है. बराबर है? सो यहां पे आप समझिए बात को कि व्हाट द एम इज, कि SQC1 बोलता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि फर्म और उसके जो लोग हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करें, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट आप लोग दे रहे हो वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट हो इन द सर्कमस्टेंसेस. मतलब क्या हो जाएगा ना कि यार कानून को फॉलो कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया रिपोर्ट दे रहे हैं. अरे ये सब अगर हो रहा है तो भैया क्वालिटी तो अचीव हो गई ना. भूलना मत, हम लोग कहां पे फोकस कर रहे हैं? हम लोग फोकस कर रहे हैं क्वालिटी के ऊपर. सो क्वालिटी अचीव करने के लिए ये सब तो काम करना पड़ेगा ना. कर दिया भाई, खत्म, खलास, फिनिश, ओवर. तो अब अगर आपको ये सिस्टम लगाना है, आपको लगाना है ये सिस्टम, हाँ जी सर ये सिस्टम लगाना है, तो ये सिस्टम में क्या क्या बातें आनी चाहिए? सो हम बात कर रहे हैं अभी क्या? द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. किसकी बात कर रहे हैं अभी अपन बच्चों? नाउ द सेकेंड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. तो इस सिस्टम में क्या आएगा? इस सिस्टम में क्या आएगा? तो जो आएगा वो है ये एलिमेंट्स. सो इन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. व्हाट आर द एलिमेंट्स? सो इट शुड इंक्लूड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. The firm system of quality control should include those policies and procedures that have what? The following elements. ठीक है जी. तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स आने चाहिए, फॉलोइंग एलिमेंट्स. सो कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? नंबर 1, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी विद इन द फर्म. जो लीडर है ना, उसने सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो भी काम होगा वो बढ़िया होगा, ये मेरी जिम्मेदारी. अरे अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मेरी जो टीम है वो अच्छे से काम करेगी. अब आप लोग जो आर्टिकलशिप करते हो, अभी जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ सकते हो. इंटर में क्या होता था, आप सबको ये बातें इमेजिन करनी पड़ती थी. अब क्या है, आपको ये बातें है ना आप महसूस कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो. क्यों? आपका प्रिंसिपल, आपके सीनियर्स, या आप अभी सीनियर बन गए होगे, आप हमेशा एम नहीं करते हो कि यार मुझे बढ़िया क्वालिटी का काम करना है, मुझे अच्छा क्वालिटी का काम करना है. बराबर, नहीं तो यार काम बेकार हो जाएगा तो क्लाइंट गालियां मारेगा. क्या ये आपके पार्टनर्स, क्या ये आपके सीनियर्स, क्या ये आप हमेशा एम करते हो? क्या 100% एम करते हैं? क्योंकि ये SQC1 ने बोला है. तो जब भी आज आप ऑफिस जाओगे अभी, तो आपने एम करना है कि जो भी काम आप करोगे इसमें आपने फोकस करना है कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर. बराबर के नहीं? कि आपने क्या करना है, इसको क्वालिटी अचीव करना है. सेकेंड पॉइंट, आपने जो भी काम करना है वो पूरी श्रद्धा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना है. आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है. बराबर है? उसके बाद डायरेक्टली काम नहीं करना है. यू शुड ऑल्सो हैव द प्रोसीजर्स रिगार्डिंग व्हाट? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. आप लोग जब काम करने जाते हो तो पहले आप कुछ बैकग्राउंड में काम करते हो, इंडिपेंडेंस की चेक करते हो. ये सब हमने इंटर में पढ़ा है, याद होगा आपको. बट आज ये दोबारा से डिटेल में पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आपको वो फील होगा, क्योंकि हम लोग ये ऑफिस में जाके यही तो काम करते हैं सर. उसके बाद
ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे याद होगा मैंने आपको बचपन में कहा था एक बार कि आप जब इनिशियली ऑडिट करने जाओगे तो याद है वो सुहाने दिन, वो पल कि जब आपको ऑफिस में गए थे तो आप बैठे थे। उसके बाद फिर आपको बेसिक वाउचिंग का काम दिया गया था, आपको बेसिक चेकिंग 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 वाला काम दिया था। फिर कुछ दिनों बाद आपको लेजर स्क्रूटिनी का काम दिया, अकाउंट्स को रिव्यू करने का काम दिया। फिर आपको जो आपके जूनियर्स थे उनका काम बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सब आपको काम करने दिया। और फिर अभी आप शायद फाइनलाइजेशन का काम कर रहे हो, टैक्स ऑडिट का सीजन चालू है सर, बराबर है कि नहीं, बहुत मजा आ रहा है। तो ये भाई कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, उसका कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट देखना बहुत जरूरी है कि नहीं है? 100% यस सर। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है पूरा, और ध्यान देखना है कि जो एंगेजमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो इज इट कंप्लाइंग विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड मोर ओवर वेदर यू आर इशूइंग अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। और इस पूरे काम के ऊपर आपने क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग करना चाहिए। सही बात है ना एकदम? यस। सो बताइए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स, इस सिस्टम के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इस सिस्टम के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले कौन होगा इस सिस्टम के अंदर? सबसे पहले कौन होगा? तो यहां पे होगा लीडर। हम कहेंगे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सही है एकदम। तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बोलिए कुछ। यस सर, ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने ये पूरे सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, ये लीडर और साथ ही साथ उसकी जो वानर सेना है, मतलब ये कौन है? एंगेजमेंट टीम। इन्होंने क्या करना चाहिए? बोलो तो सही। दे शुड कंप्लाई विथ व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। दे शुड कंप्लाई विथ व्हाट? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। बराबर। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरे होने के बाद यहां से हम लोग आगे जाएंगे और फोकस करेंगे ऑन व्हाट, कि व्हाट प्रोसीजर्स वी नीड टू फॉलो फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। और अगर आपने काम एक्सेप्ट कर लिया तो जो काम है उसके हिसाब से आपको आपकी एंगेजमेंट टीम लगेगी। तो हमें चाहिए ह्यूमन 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 रिसोर्सेस, वुमन नहीं, ह्यूमन। सो व्हाट वी वांट इज द ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेस आएंगे, जैसे करण अर्जुन आएंगे, तो इनका जो एंगेजमेंट, दैट इज इनका जो काम है, ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। और फिर इस पूरे काम के ऊपर ये जो अपना लीडर है इसने क्या करना चाहिए? बोलते क्यों नहीं? बोलेंगे सर, इन्होंने करना चाहिए मॉनिटरिंग। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट देयर एम इज। सो ये कौन से पॉइंट हो गए अपने? दिस इज पॉइंट नंबर 1, बराबर है। दिस इज पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड बेटा पॉइंट नंबर 6। खत्म एकदम। तो ये जो है ये सिस्टम में ये सारी बातें आनी चाहिए। करेक्ट एकदम, या बोलो भाई। सो ये जो है SQC 1 बोलता है कि ये सब चीजें सिस्टम में आनी बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? जरा फोकस कीजिए इसके ऊपर, बताओ। बहुत शानदार। करेक्ट है एकदम। पहले थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर उसके बाद आराम से लिखेंगे, लिखने का समय दूंगा आपको।
डोंट वरी एट ऑल। सो ये बातें हो गई अपनी। एसक्यूसी 1 में हमने कहा कि फर्म शुड एस्टैब्लिश अ सिस्टम that should aim for compliance with professional standards and legal and regulatory requirements. And they should also issue the audit reports which are appropriate in the circumstances. तो उस सिस्टम में बेटा क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो उस सिस्टम में क्या क्या आएगा बॉस? तो उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो लीडर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि भाई सिस्टम लगाना है। उसके बाद वो जो सिस्टम लगा दिया वो एंगेजमेंट टीम ने भी फॉलो करना चाहिए। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के बारे में बात करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन दे विल परफॉर्म देयर वर्क। और उस पूरे काम के ऊपर हमने क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग करना चाहिए। लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ। यस, बढ़िया मजाक। देखो बच्चों, मजाक मजाक में अपने 2 पेज खत्म हो गए। कितने पेज का चैप्टर है ये? 15 पेज का चैप्टर है, 2 पेज तो खत्म हुए। ऐसे ही मस्त रोज आने का, चैप्टर पढ़ने का, जाने का, मजा आएगा। अब चलिए एक एक जो पॉइंट है इसको चुन चुन के स्टडी करेंगे। पहले समझेंगे विस्तार में, फिर उसका समरी नोट अपन बना देंगे। ओके ओके, चल। सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर व्हाट? क्वालिटी विद इन दी फर्म। मतलब आप समझिए बात को, इधर क्या लिखा हुआ है? विद इन द फर्म। भाई देखो, फोकस करो। लीडर को पहले अपने घर के अंदर सेट करना है कि क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, समझेगा? बाहर क्या होगा क्लाइंट के साथ उसको बाद में देखेंगे, उसको बाद में निपटेंगे अपन। पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉस जो क्वालिटी हम लोग को चाहिए वो क्वालिटी के लिए हमने हमारी फर्म के अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात हो रही है। सो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म के बारे में बात हो रही है। क्लियर है एकदम? यस। पूरा पॉइंट एकदम अच्छे से समझने का, रीड करने का। और आपको तो पता है हम लोग भाई इंटर से पढ़ते आ रहे, हर चीज का ऐसा खूबसूरत सा समरी चार्ट अपने हैंड रिटन नोट्स तो अपन बनाते हैं, इसमें तो कोई अपने को डाउट है ही नहीं। ठीक है जी। सो बस बढ़िया तरीके से पढ़ना है, समझना है, रिटेन हो जाता है आपको। ठीक है, फाइनल ऑडिट तो बहुत इंटरेस्टिंग है बाबा। ठीक है, चल। सो बात क्या हो रही है यहां पे? एसक्यूसी 1 क्या बोलता है? भाई ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाइए। ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाइए which are designed to promote an internal culture। ओए ओए, मतलब इधर लिखा है ना विद इन, दिख रहा है ना विद इन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा माहौल बनाइए, एक ऐसा कल्चर बनाइए कि जिससे आप ये साबित कर लेंगे कि हमारे लिए क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। भाई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे हम लोग, नहीं भाई, चलेगा ही नहीं हम लोग को ऐसा। आपने देखा होगा आपके जो प्रिंसिपल है, बॉस है, कैसा एकदम इतना सा तूने भाई कैसा भी कुछ भी काम करा। मतलब मेरे प्रिंसिपल तो आपको क्या बताओ, मतलब हम लोग जब एक्सेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे, तो कॉलम की विड्थ भी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। जरा भी इधर उधर पॉइंट में डिफरेंस रहा ना, जो सुनने को मिलता था भाई गजब। कंपनी का सी कैपिटल होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बराबर से वो इंश्योर करना है आपको। फिर उसके बाद आप कहां बोल्ड कर रहे हो, कहां बोल्ड नहीं कर रहे हो, सब आइटम्स कहां पे आ रहे कहां नहीं आ रहे। भाई साहब इतने पर्टिकुलर होते हैं। उस समय पे आपको लगता है कि अबे इतने से क्या फर्क पड़ रहा है तेरे को, काय को चिढ़ रहा मेरे ऊपर। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, यही जो चीज है ना, ये इंटरनल कल्चर है कि हमारे लिए कोई भी चीज रो, छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, हम लोग एम करते हैं कि हमारे लिए क्वालिटी ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझे बात को? सो दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन। सो एसक्यूसी 1 क्या बोलता है कि वी आर सपोज टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि जिससे हम लोग हमारा इंटरनल कल्चर कुछ ऐसा बनाए जिससे साबित हो कि हमारे लिए क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। कुछ भी काम करें हमारे लिए क्वालिटी, भाई हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। इससे वो क्या बोलता है, सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स should require the firm's chief executive officer or the managing partners
टू अज्यूम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो कहता है ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसा ही है, विद ग्रेट डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंसी कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द क्वालिटी। ऐसा नहीं लोगों ने बोलना चाहिए अरे क्या सीए रे तू, भाई सीए मतलब जैसा ही तुम लोग ने देखा ना कि सीए, भाई इट इज एसोसिएटेड विद द वर्ड क्वालिटी, समझा क्या? मतलब अगर तुम सीए है मतलब ये बाय डिफॉल्ट है कि तुम जो काम करने वाले हो वो बहुत बेहतरीन काम करने वाले हो। ऐसा काम है बाबा। तो इसीलिए इट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और द मैनेजिंग पार्टनर्स कि तुमने इंश्योर करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्वालिटी ये एसेंशियल है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है एकदम, समझ में आया कि रे बच्चा? तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि द एग्जाम्पल सेट बाय द फर्म्स लीडर encourages the inner culture that recognize high quality work. Further, the firms assigned persons assigned to operational responsibilities. Persons मतलब क्या हो सकता है? अपने engagement team members, experts, internal auditors, we use their work also. तो जो भी firms assign किए गए वो काम करने के लिए for the firm's quality control system by his chief executive officers should have what? Sufficient and appropriate experience, ability and necessary authority to assume that responsibility। मतलब जिनको आपने ये काम सौंपा है अच्छे से काम करने के लिए, क्वालिटी अचीव करने के लिए, बराबर, टू अचीव व्हाट? ऑपरेशन ऑफ व्हाट? क्वालिटी, बराबर के नहीं? दे शुड हैव व्हाट? दे शुड हैव ऑल दिस थिंग्स। ये उनमें शामिल होना बहुत जरूरी है, ये उनमें कैपेबिलिटीज होना बहुत जरूरी है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब ऑथोरिटी उनमें होना बहुत जरूरी है। समझा गया? सो यहां पे हमने क्या कहा कि सिंपल सी बात है, देखो आप जो है ना, अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए बहुत आसान है, ये चीजें आप महसूस कर सकते हो कि अगर आप सीनियर हो, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपने क्या फोकस करना चाहिए? क्वालिटी। तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जो इंश्योर करेगा कि हमारे लिए क्वालिटी एसेंशियल है और ये मेरी अल्टीमेट जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं ये क्वालिटी अचीव करूंगा। साथ ही साथ मैं ये क्वालिटी अचीव करने के लिए जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, बराबर, उन्हें प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें तजुर्बा होना चाहिए, उनमें वो काबिलियत होनी चाहिए, उनमें वो एबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनमें वो नेसेसरी ऑथोरिटी भी होना चाहिए कि जिससे वो लोग ये काम को अचीव कर सके। मतलब ऐसे ये जिम्मेदारी आप किसी भी ऐरे गेरे को सौंप नहीं सकते हो, बराबर के नहीं? आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर को जिम्मेदारी सौंपनी है जिसमें एक्सपीरियंस, एबिलिटी, ऑथोरिटी हो। आई बात समझ में? यस सर। Essentially, it implies that audit quality is paramount. Paramount मतलब क्या? Highest in all engagements. It is non-negotiable. मतलब क्या? इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं? There is what? No compromise. Non-negotiable मतलब क्या? ये हाईएस्ट लेवल पे इन what? All engagements. क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना। In all engagements. And plus it is what? Non-negotiable. इसमें कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इन दिस रिगार्ड इट शुड बी एंश्योर्ड दैट, क्या है? एंश्योर्ड दैट। आइए जरा बात करते हैं क्या आपने एम करना चाहिए। ओके चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। नंबर वन, इन दिस रिगार्ड इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द फर्म असाइंस इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज so that commercial considerations do not override the quality of work performed. समझाओगे इसको? Firm assigns management responsibilities so that commercial considerations do not override the quality. ये समझाओगे? बताओ, मैं समझाओ ना सर, बस क्या?
वाह, झोपले रे तुम्ही? सो गए क्या तुम लोग? कहे जिंदा? चलो, सो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग ने क्या करना चाहिए, आप समझिए बात। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे, बराबर। ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे बनाएंगे जिससे कि हमारे काम से दिखे कि क्वालिटी इज व्हाट, टू डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू ensure quality is essential, बराबर है। जिसके ऊपर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी है, बराबर, persons assigned should have necessary experience, ability एंड ऑथोरिटी। तो उनमें जो है ये बातें होनी बहुत जरूरी है। अभी इसके लिए आपने क्या फोकस करना चाहिए, आपने क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, ध्यान से सुनना। Essentially, it implies that quality is important. It is non-negotiable. In this regard, it should be ensured that कि क्या करना चाहिए, आपने ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए ना। सो क्यों सौंपनी चाहिए? सो आप समझिए वो क्या कहता है, एकदम अच्छे से फोकस करना। फर्स्ट पॉइंट, कमर्शियल कंसिडरेशन, ये असाइन क्यों करना चाहिए इसके बारे में बात हो रही है। वाई दिस शुड बी असाइंड? तो वो कहता है द कमर्शियल कंसिडरेशंस शुड नॉट ओवरराइड क्वालिटी। आपने क्वालिटी परफॉर्मेंस किसी और के ऊपर सौंपना बहुत जरूरी है भाई। नहीं समझे? अरे आप समझो, ये जो है ये लीडर है। ये कौन है? ये लीडर। ही इज गोइंग टू डू व्हाट? ही इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क। ही इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क। इसने क्या करना चाहिए मालूम है क्या आपको? इसने क्वालिटी क्या लिख रहा हूं, उसने असाइन करना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल टास्क। किसको असाइन करना चाहिए? टू सम अदर पर्सन, बराबर है। ये क्यों करना चाहिए? मतलब क्या कह रहे हैं कि काम करने वाला अलग होना चाहिए और क्वालिटी जो इंश्योर करने वाला जो व्यक्ति है वो अलग होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि आप समझिए, अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो इसके दिमाग में क्या चलता है कि यार मेरे को जो फीस दिया ना, कमर्शियल कंसिडरेशन, ये बोलता है मेरे को जो फीस दिया ना, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज दी कमर्शियल कंसिडरेशन। वो बोलता है अरे बहुत कम पैसा दिया रे इन लोग ने। तो व्हाट हैपेंस इज, इतने में साहब इतना इच मिलेगा। तो ये क्या हो सकता है, ही में परफॉर्म पुअर
ऑन अकाउंट ऑफ लेस फीस, मे बी एग्जाम्पल है ये, मे बी। तो इसके दिमाग में वही चीज रहेगी कि यार मेरे को पैसा कम मिला है, तो उस चक्कर में अपन तो भैया इतने पे इतना ही मिलेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उसका क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या एम कर रहे हैं यहां पे कि ये जो काम है, ये काम किसी और व्यक्ति को अगर असाइन करोगे तो इसको तो कोई लेना देना ही नहीं ना फीस बीस का, ये तो बोलेगा मेरे को सिर्फ चेक करना है कि बराबर क्वालिटी अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। अब समझ में आया क्या? कुछ बोलो भाई। सो कमर्शियल कंसिडरेशंस शुड नॉट ओवरराइड क्वालिटी। वापस से आते हैं और पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। द फर्म असाइंस इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज so that these commercial considerations do not override the quality of work performed. Are we good? इतना बता दो मुझे, इतना बता दो मुझे, चलो फटाफट एकदम बढ़िया तरीके से, मजा आ गया सर। सेकेंड पॉइंट, द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स should also address what? Performance evaluation, right? Second, compensation and promotion including incentive systems with regard to the personnel are designed to demonstrate the firm's overriding commitment to quality. अभी ये क्या है, ये अभी फोकस करना, मतलब हम लोग को क्वालिटी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे कि जिससे हम लोग फोकस करेंगे कि कहीं पे भी अपना क्वालिटी ओवरराइड ना हो, कहीं पे भी अपना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। गॉट इट? तो इसमें क्या बोल रहा है, द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स शुड ऑल्सो एड्रेस मतलब आपने और क्या कंसीडर करना चाहिए। सो वो कहता है यू शुड एड्रेस व्हाट, टाइम टू टाइम आपने क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए लोगों का, उन्हें कंपेंसेशन देना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंसेंटिव सिस्टम्स रिगार्ड टू व्हाट पर्सनल दे आर डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट फर्म्स ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। अब ये क्या है सर, अब ध्यान से सुनना, सेकेंड पॉइंट आज मेरा बच्चा सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अपन क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हमने क्या करना चाहिए, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपेंसेशन एंड क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन इंक्लूडिंग द इंसेंटिव सिस्टम्स होना चाहिए। ये हमने लगाना चाहिए ऑफ व्हाट, द पर्सन्स हु आर परफॉर्मिंग द वर्क। अभी ध्यान से सुनना, आप लोगों की बात करता हूं मैं, ये आप लोग हो यहाँ पे, ये असिस्टेंट, ये एंगेजमेंट, बराबर कि नहीं होता, कि नहीं होता बताओ मेरे को ये। तो ये जो है इसको क्या बोला है यहाँ पे, ये पर्सनल, तुम लोग आर्टिकल, तुम्हारी बात हो रही है यहाँ पे। भैया जी क्या हो रहा है आपके साथ, आइए देखो जरा, ये आप पर्सनल, अब क्या हुआ आपके साथ, आप है ना डेली इतना काम कर रहे हो, वर्क 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 वर्क, ओनली वर्क ओनली वर्क ओनली वर्क, नुस्ता वर्क नुस्ता वर्क नुस्ता वर्क, मतलब भाई साहब सर क्या बताया, परेशान हो गए सर जिंदगी से, मतलब इतना काम कर रहे हैं सर हम लोग ऑफिस में। सर अभी आपका लेक्चर खत्म करेंगे, अभी जाएंगे ऑफिस में, सर टैक्स ऑडिट का सीजन चालू है, दिन भर काम करेंगे सर, वापस रात में घर पे आएंगे, सोएंगे, वापस से सर सुबह आपका लेक्चर अटेंड कर, सर कितना काम है सर, ओनली वर्क वर्क वर्क। बट अब आप समझिए, इस इतने काम को लेके अगर आपका कोई काम चेक ही नहीं कर, ना आपको कोई कंपेंसेशन दे रहा है, बराबर की नहीं, ना आपका प्रमोशन हो रहा है, ना आपको इंसेंटिव मिल रहा है,
मतलब देयर इज नो प्रमोशन, नो इंसेंटिव्स, नो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आपके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे बताइए ऐसे केस में क्या हो जाएगा? इफ देर इज नो, अगर तुम इतना काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा काम कोई देख ही नहीं रहा है, इफ देर इज व्हाट, नो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, if there is no compensation, if there is no promotion, आप बोलोगे साला इतनी मेहनत काय को कर रहा हूं मैं, why am I working so hard, so much of effort I'm putting in it, day in day out I'm working sir so hard, मेरे अगर काम की कोई कदर नहीं है तो मैं काहे इतनी मेहनत करूं भाई, why? तो ऐसे केस में आपका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या देखते हैं कि फर्म शुड एस्टैब्लिश दोस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट देयर आर सिस्टम्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रमोशन, कॉम्पेंसेशन, ये सब काम हो आपके लिए भाई। समझा क्या बात को? ऐसा है ये खेल। क्लियर एकदम? So policies and procedures for performance evaluation, compensation and promotion, including incentive systems होना बहुत जरूरी है। तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। So if you don't want that the quality is what overridden, तो उस चक्कर में अपन ने क्या करना चाहिए? जो अपना पर्सनल है, जो काम कर रहा है, उसको भाई प्रमोशन, कंपेंसेशन, इंसेंटिव्स, ये सब आपने देना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आएगा? सेकेंड पॉइंट, एब्सोल्युटली यस सर, बहुत मजा आया। एंड लास्ट में क्या कहता है? आखिरी पॉइंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह तो होना चाहिए, इसके लिए ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे, वो हम लोग ने लगा देंगे। आखिरी पॉइंट क्या कहता है? द फर्म शुड डिवोट व्हाट सफिशिएंट रिसोर्सेस, मतलब आपने क्या करना चाहिए? अच्छे खासे रिसोर्सेस आपने डिवोट करना चाहिए। डिवोट मतलब वहां पे आपने उसको असाइन करना चाहिए, उसके प्रति आपने समर्पित कर देने चाहिए, बराबर। व्हाट? for the development, documentation and support of quality control policies and procedures, मतलब आपने अच्छा खासा समय आपने डालना चाहिए, आपने रिसोर्सेस, अच्छे खासे रिसोर्सेस आपने वहां पे डिवोट करने चाहिए फॉर व्हाट? क्वालिटी। मतलब आप समझिए यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? थर्ड पॉइंट कि सिंपल एकदम, डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेस, किसके लिए? सो टू डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर व्हाट? कि अगर आप एम करते हो फॉर व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपको चाहिए, तो ये प्रोसीजर्स वैसे के वैसे, ऐसे के ऐसे, जैसे है एकदम सही से चले, अगर आप ये एम करते हो तो आपने सफिशिएंट रिसोर्सेस डिवोट करने चाहिए तीन बातों के लिए। वो तीन बातें कौन सी है? एक तो यू शुड एम फॉर व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दूसरा, यू शुड एम फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट मतलब क्या है कि आपने हमेशा जो क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम आपने लगाया है, आपने उसको समय के हिसाब से हर बार आपने उसको डेवलप करना चाहिए। डेवलप करो, उसको डॉक्यूमेंट करो ऑन रिकॉर्ड, एंड उसको सपोर्ट भी करो, मतलब उसको आपने बैकिंग दो कि नहीं हमें ये फॉलो करना ही है करके। तो जब आप अच्छे से इसको डेवलप करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे, सो भाई नो डाउट आप क्वालिटी अचीव कर सकते हो। आई बात समझ में आपको? बोलो बच्चों कुछ। यस सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे
सो ये जो है फर्स्ट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट अपना यहाँ पे खत्म होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक ऐसा इनर कल्चर बनाइए कि जिससे आप प्रूव कर सके कि आपके लिए क्वालिटी बहुत एसेंशियल है, आप उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोलते हैं कि हमने हमेशा क्या करना चाहिए कि जो लोगों को हम लोग क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हमने लोगों को असाइन किया गया है, उन लोगों में होना चाहिए एबिलिटी, एक्सपीरियंस और ऑथोरिटी होना चाहिए। हम लोग हमेशा एम करते हैं कि क्वालिटी हमारे लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंट है, वो उसमें कहीं पे भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा उसमें। और ये एम करने के लिए आपने इंश्योर करना चाहिए कि जो काम कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को आपने क्वालिटी का मॉनिटरिंग करने के लिए दूसरे व्यक्ति को असाइन करना चाहिए, नहीं तो कमर्शियल कंसीडरेशंस आ जाएंगे तो क्वालिटी ओवरराइड हो जाएगी। आपने समय समय पे लोगों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना चाहिए, उन्हें प्रमोशन देना चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए, जिससे कि वापस से क्वालिटी ओवरराइड ना हो। और तीसरा पॉइंट, जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है उसको आपने सफिशिएंट रिसोर्सेज आपने डिवोट करने चाहिए टू एंश्योर दैट देयर इज अ डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ दोस सिस्टम्स। क्लियर एकदम बात? यस सर। तो ये जो है इन 3 पॉइंट्स की समरीज, एग्जांपल्स ये आपके सामने है। क्या आपको मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये समझ में आया क्या? ऐसा ये अपना फर्स्ट पॉइंट जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फर्स्ट पॉइंट अपना खत्म हो गया। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। बोलो बच्चों। यस। सो ये यहां पे जो इतना सा कंटेंट था, इसका ये अपन ने विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एग्जाम्पल, एक सिंपल उसका समरी चार्ट अपन ने बना दिया विद डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। सो क्या होता है, एक एक पॉइंट का अपने को डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग रहता है ना, सीए फाइनल में ये बहुत जरूरी है बॉस। ठीक है ना, पूरा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आप कहोगे कि सर हमने इसको इसमें भी पढ़ा है इंटर में, बट ये चीजें अलग है, अभी हेडिंग सेम है, अंदर का कंटेंट जो है ना अलग है बेटा। ठीक है जी? यस। शैल वी गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ? शैल वी गो अहेड फ्रॉम हियर नाउ? यस, यस। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, फिर देखते हैं कि आपको फिर अगर कुछ लिखने का मन करे तो फिर अपन लिखेंगे उसको। ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट नाउ, जो बात कर रहा है अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अब बात कर रहे हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, चलो। द फर्म शुड एस्टैब्लिश, या बॉय, the firm should establish policies and procedures to provide with the reasonable assurance that the firm and its personnel comply with what? Relevant ethical requirements contained in the code of ethics issued by ICA. ठीक है? सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या है, अपन लोग एम कर रहे हैं कि ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने आपके फर्म के अंदर बनाने हैं जिससे हम लोग एम कर रहे हैं कि वी कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन बाय द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई। तो आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो भी है वो सब अपन ने कंप्लाई करना अनिवार्य है। ओके, तो दिस कोड एस्टैब्लिशेस व्हाट? दिस कोड एस्टैब्लिशेस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। एंड व्हाट आर दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बेटा? सो इट इंक्लूड्स, ये ध्यान में रखने का, ये इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। सो ये क्या हो गए अपने? द कोड एस्टैब्लिशेस दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स शुड बी एम्फसाइज्ड बाय, बराबर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि अपने को बहुत ऊपर जाना है। ऊपर किधर जाना है? आसमान में। किधर जाना है अपने को बेटा? आसमान में। तो आसमान में जाना है, आसमा में जाना है अपने को, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करके, ASMA, आसमा, हा हा हा। सो अपने को ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, बराबर के लिए, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड एम्फसाइज बाय, एम्फसाइज मतलब स्ट्रेस। अपन इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों करेंगे?
इतना अपन उसके ऊपर जोर क्यों डालेंगे? क्योंकि अपने को जाना है बहुत ऊपर, अपने को जाना है आसमान। सो हमारे एक्शंस, दिस शुड एम्फसाइज बाय, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किससे प्रूव होंगे? दिस शुड बी एम्फसाइज्ड बाय, दिस शुड बी स्ट्रेस्ड बाय, इट शुड बी शोन बाय द एक्शंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म, द स्प्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, बराबर। उसके बाद इस पूरे काम के ऊपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ अ प्रोसेस डीलिंग विथ व्हाट नॉन कंप्लायंस, कि अगर आप इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप कैसे उसको डील कर रहे हो? समझे बात को? सो क्या हुआ यहां पे, हम लोग बात कर रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स की। यू देयर विथ मी गाइस? यस सर। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है ना साहब, हमने ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को लगाना चाहिए जिससे हम लोग एम कर रहे हैं कि दैट वी कंप्लाई विथ व्हाट द कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय आईसीआई। आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स इशू करता है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एज वेल एज व्हाट प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये हम लोग के लिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें फॉलो करोगे, ये किससे प्रूव होगा, ये किससे एम्फसाइज होगा? बाय आसमा। ए मतलब एक्शंस ऑफ लीडरशिप, बराबर के नहीं? जो लीडर है उसके एक्शन से प्रूव होगा कि आप कितना सीरियस हो वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में पढ़ के आए थे ना अपन कि इट इज द लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो आया ना? बिल्कुल सर। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं सेकेंड, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड द ट्रेनिंग, कि आप लोगों को कितना ट्रेन कर रहे हो, कितना उन्हें अवेयर, सजग, बराबर के नहीं, कितना उन्हें अवेयर कर रहे हो, कितना अलर्ट कर रहे हो कि भाई दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू फॉलो बॉस, कम ऑन। उसको उसके लिए ट्रेनिंग दो। सही है एकदम। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट मॉनिटरिंग। सिर्फ बोल के कह के नहीं चलेगा, उनके काम के ऊपर आपने निगरानी भी करनी चाहिए, सो मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अ प्रोसेस फॉर डीलिंग विथ व्हाट, अ मतलब अ प्रोसेस फॉर डीलिंग विथ व्हाट नॉन कंप्लायंस, कि अगर आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या होगा। क्लियर है एकदम बात? यस सर। ऑब्जर्वेंस ऑफ, इसके साथ साथ वो क्या कहता है, ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस in all engagements is also the founding requirement, basic requirements. The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the firms and its personnel, including experts which are contracted by the firm and network personnel, maintain what independence where required by the code. Such policies and procedures should enable the firm to communicate its independence requirement to its personnel, identify and evaluate the circumstances and relationships that create threats to independence, and take appropriate action to eliminate those threats or to reduce to an acceptably low level by applying safeguards. If considered appropriate, you withdraw. So, there should exist a mechanism. इसके लिए पहले प्लेन रीडिंग करते हैं, आपको समझेगा। There should exist a mechanism in the firm which engagement partners provide with relevant information about client engagements and personnel to promptly notify firm of circumstances that create a threat to independence. All breaches to independence should be promptly notified to the firm for appropriate actions. Its objective is to ensure that independence requirement is satisfied. At least annually, the firm should obtain written confirmation of compliance with policy and procedures on independence from all personnel required to be independent in terms of requirement of the code. आई बात समझ में आपको? SQC when lays down special emphasis on familiarity threat. बहुत आसान है यार ये, इसका समरी बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले रीड करते हैं। Therefore, the firm should establish a criteria determining the need for safeguards to address this threat. In determining appropriate criteria, the firm should consider the nature of the engagement, the public interest, and the length of service.
एग्जाम्पल्स ऑफ सेफगार्ड्स इंक्लूड, वो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे. दीज आर व्हाट दी एग्जाम्पल्स. ठीक है जी, पढ़े इसको. सेकेंड पॉइंट तो खत्म हो गया भाई. सो क्या है इसके अंदर, आइए जरा अपन देखते हैं सेकेंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन. मस्त एकदम इसको अच्छे से समझते हैं. लेट्स गो. सेकेंड पॉइंट, ये बच्चों समझ में आ रहा है क्या कुछ? एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सो एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं? फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू क्या करना चाहिए अपन ने? देखो अभी मैं कलाकारी कर रहा हूं, मैं फुल एकदम मजा आएगा आपको. सो वी शुड एस्टैब्लिश व्हाट पॉलिसीज. ये जब लिखते हैं ना सब, ये नोट्स बहुत काम की है. वी शुड मेक व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. जिससे क्या होगा? दिस ensures compliance with code of ethics issued by ICAI. तो हमने क्या करना चाहिए? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए that should ensure the compliance with code of ethics issued by ICAI. सही है एकदम. Code of ethics issued by ICAI has given us with what? The fundamental principles. Code of ethics has given us with what? Certain fundamental principles. So fundamental principles कौन से है भाई? So fundamental principles are integrity, objectivity, confidentiality, professional competence एंड ड्यू केयर. प्रोफेशनल बिहेवियर भी है क्या? हाँ है ना सर. आजा भाई, कहाँ गया? एंड हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? प्रोफेशनल बिहेवियर. सही है एकदम. सो ये कोड ऑफ एथिक्स ने भाई साहब ये अपने को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए. क्लियर है एकदम बात? यस सर. अब इस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स से हम लोग क्या स्ट्रेस करेंगे? इट शुड बी एम्फसाइज्ड, दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. इसमें इट शुड एम्फसाइज, क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी एम्फसाइज्ड बाय. बराबर के नहीं? ये स्ट्रेस होना चाहिए. इससे क्या प्रूव होना चाहिए? मतलब आप ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो लगा रहे हो, इससे क्या प्रूव होना चाहिए? बराबर. सो दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एम्फसाइज्ड बाय, नंबर 1, क्या बोलना है आपने कि बाबा अपने को यहां पे फोकस करना है. फर्स्ट पॉइंट, एक्शंस ऑफ लीडरशिप ऑफ द फर्म. कि वो जो लीडर है वो क्या एक्शन ले रहे हैं. अगर ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं आपको, तो इसको लेके आप क्या एक्शन ले रहे हो. सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्शंस ऑफ लीडरशिप. बराबर. सेकंड, हम लोग बात करते हैं अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. थर्ड, monitoring. And fourth, a process of
डीलिंग विथ नॉन कंप्लायंस। आई क्या बात समझ में आपको? सो ये जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल शुड बी एम्फसाइज्ड बाय दिस। क्या बोला अपन ने? ASMA, बराबर है क्या? तो ये होना बहुत जरूरी। इसी के साथ साथ इधर हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की भी तो बात करते हैं अपन, बराबर। सो वी शुड ऑल्सो हैव व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर इंडिपेंडेंस, बराबर कि नहीं? वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन व्हाट? इंडिपेंडेंस, बराबर। सो ये इंडिपेंडेंस के लिए भी कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स होंगे। समझे क्या बात को? ये इंडिपेंडेंस के लिए भी क्या होगा? कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होंगे। सो यहां पे इंडिपेंडेंस के लिए भी वी हैव व्हाट? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर क्या होता है? पॉलिसीज, इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है, तो अभी इसके बारे में क्या बोलेंगे? फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है? कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द पर्सोनेल। फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस मतलब क्या है आपको पता है क्या? बचपन में पढ़ा था हम लोग ने, इंटर में। इंडिपेंडेंस क्या होता है पता है क्या आपको? भूल गए? वाओ। इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस का मतलब क्या बोला अपन ने? एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय व्हाट? इन्फ्लुएंसेस। बिना किसी के इन्फ्लुएंस होके हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना ओपिनियन देंगे। सो ये इन्फ्लुएंसेस ना हो अपने काम के लिए, तो इसीलिए कुछ पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाएंगे। सो इस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में हम लोग सबसे पहले एम क्या करते हैं कि बॉस, कम्युनिकेट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। लोगों तक वो इंडिपेंडेंट की होने की रिक्वायरमेंट जो है वो कम्युनिकेट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट। सो क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट ये रहा कि कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल। कि आप उन्हें बताइए कि भाई इंडिपेंडेंट रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहोगे तो आप आपका ओपिनियन सही से दे सकते हो। आप किसी के बहकावे में आके ओपिनियन नहीं दे सकते, किसी के डायरेक्शन से, विशेष के हिसाब से काम नहीं करोगे। अपने लिए इंडिपेंडेंट होना उतना महत्वपूर्ण है, समझे? तो वो कम्युनिकेट कीजिए। उसके बाद अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिसके वजह से आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ आंच आ रही है, सो तुरंत हमें कम्युनिकेट कीजिए, सो दैट वी कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, दैट इज सो दैट वी कैन रिड्यूस इट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यू शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या कहेंगे? सिचुएशंस that causes threats to independence। बराबर। एंड जैसे ही आपको दिखता है कि देयर आर सर्कमस्टेंसेस, तो यू हैव टू कम्युनिकेट टू टेक appropriate action to reduce or eliminate such
threats. Take appropriate action to reduce or eliminate such threats. क्या बेटे बात जम गई क्या आपको? अब SQC1 जो है, ऐसे अलग अलग थ्रेट्स आपने बचपन में पढ़े हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, बराबर के नहीं? SQC1 जो है ये क्या करता है, ये खास फोकस लगाता है ऑन व्हाट, द फेमिलियरिटी थ्रेट। SQC1 बेसिकली फोकस क्या करता है, ऑन फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब क्या है, किसी क्लाइंट के साथ आप लॉन्ग एसोसिएशन है, उसके साथ साथ आप क्या कहते हो कि काफी सिंपैथेटिक हो जाते हो आप क्लाइंट के प्रति, तो आप उनके जो क्या बोलते हैं मिस्चीवियस एक्टिविटीज है आप उन्हें लेट गो करते हो, नजरअंदाज करते हो और आप क्लीन रिपोर्ट देते हो। तो ये सब किस वजह से होता है, आप क्लाइंट के प्रति बहुत ज्यादा फेमिलियर, मतलब ही बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होते हो। सो वो क्या कहता है कि यहां पे SQC1, अभी ये तो आपको बताया अप्रोप्रिएट एक्शन सो नोटिफाई एंड ये कंफर्मेशन लेने का, ये तो 2 पॉइंट्स क्लियर है एकदम। इसके लिए यहां पे लिख दे क्या अपन, ये लिखा है अप्रोप्रिएट कम्युनिकेट एंड ये SQC1 फेमिलियरिटी थ्रेट। सो क्या करना है फेमिलियरिटी थ्रेट, सबसे पहले therefore the firm should establish a criteria for determining the need for safeguards. This is dependent upon what, the nature of the engagement and the length of service. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेफगार्ड्स। फेमिलियरिटी थ्रेट के लिए चाहिए अपने को सेफगार्ड्स एंड दिस सेफगार्ड्स आर डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ engagement and the length of सर्विस। और इसके जो कुछ है वो एग्जाम्पल्स क्या है, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज, बराबर ऐसे कुछ वो एग्जाम्पल्स है। वो एग्जाम्पल्स इज रोटेटिंग द ड्यूटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, बराबर। देन फॉर दिस ऑडिट इट शुड बी रोटेटेड आफ्टर प्रीडिटरमाइंड नॉट नॉर्मली मोर देन 7 years। SQC1 बोलता है रोटेशन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। SQC1 बोलता है 7 साल में रोटेशन होना बहुत जरूरी है, ये MCQ के लिए ध्यान में रखना। बट अगर आप 139 सबसेक्शन 2 पढ़ते हो, सो लिस्टेड कंपनी के लिए वो है 5 years, ठीक है ना। तो यू हैव टू फॉलो लॉ, अदरवाइज जिनको रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 के हिसाब से उन्होंने 7 साल तक उन्होंने क्या करना चाहिए, रोटेशन करना चाहिए। However, to ensure the quality control, appropriate reports are issued. Therefore, the process of mandatory peer review of such firms is there. तो वो quality के लिए हो जाता है, ठीक है। सो ये बात हो गई अपनी किसके लिए बच्चों, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो हमने क्या देखा ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स में कि policy and procedures to ensure that the code of ethics issued by ICAI are complied with. They issue what fundamental principles of what integrity, objectivity, confidentiality, professional competence and due care, professional behavior. This should be emphasized by the actions of the leadership, spreading of awareness and training, monitoring and a process for dealing with non-compliance. यहाँ पे खास फोकस इंडिपेंडेंस पे भी दिया जाता है। इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। आपने कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पर्सनल को कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट, और उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस जिससे कि थ्रेट हो, और वो आपने उसके अगेंस्ट तुरंत ही क्या करना चाहिए, सेफगार्ड्स लेने चाहिए। और एनुअली आपने वो रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए कि ऐसे कोई थ्रेट्स आपको नहीं है ना, ठीक है। और SQC1 ज्यादातर फोकस किधर करता है, सो SQC1 फोकस इज ऑन व्हाट, द फेमिलियरिटी थ्रेट। तो ये आउट ऑफ 5 पॉइंट्स अपने ये 2 पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं SQC1 पे। क्या ये आपको कॉन्फिडेंस है क्या दोस्तों, बोलो बच्चों, बढ़िया एकदम, यस सर। चलिए तो अब क्या करेंगे,
शुरुआत से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है 2 पॉइंट्स वो हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद अपन ये एक्सेप्टेंस कंटिन्यूंस वाला पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पॉइंट ये हम लोग करेंगे। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। सो आप देखेंगे कि अपना बहुत बड़ा है, 6 पॉइंट है टोटल। सो यही SQC1 ही बहुत बड़ा है, तो ये कल परसों में खत्म हो जाएगा, तो अपना फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो अभी आप ये अच्छे से नोट करना। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, मजा आ रहा है एकदम सर। यस, ओके, चलो तो स्टार्ट राइटिंग गाइस, एवरीबॉडी लिखना है आज से ही, सब पढ़ाई एकदम फुल बढ़िया तरीके से करना है अपने को, ठीक है। चलो स्टार्ट राइटिंग। चलो गाइस स्टार्ट राइटिंग। क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें। नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तू बता रे हाय। बांधे थे धागे पर पाजी निकला ये हमसे आगे, हुआ क्या है हमको, इत पल ये दौड़े उत पल ये भागे, हो नहीं हो जाए तब नैना जागे, हुआ ये है समझो, दिल दिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से जाके
बत्ती है ना है धूप ना कसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर नैना दा क्या कसूर बेकसूर ऐ दिल तो बता रे नैना दा क्या इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से किस्से सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका काफिराना सा है इश्क है या क्या है ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा काफिराना सा है इश्क है या क्या है La 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 aha aha गोदी में पहाड़ियों की उजली तो पहरी गुजारना हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है संग चल रहे हैं धूप के किनारे छाँव की
एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। ओ साध मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है। परियां वर्गी सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़दे ने, तुरदी है तां गजल है लगदी। सलमी सरूद कद दी है, उम्र अजे है मर के अगदी, पर नैना दी गल समझदी। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। ओ साध मुरादी सोनी फबत गुम है, 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 गुम है। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गज़ल। गाइस राइट फास्ट आइए आप।
जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हूँ। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। दिल तो है एक राही जाना, दिल की तुम मंजिल हो, दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो। दिल न फिर कुछ मांगे जाना तुम अगर हासिल हो, दिल तो है मेरा तन्हा जाना आओ तो महफिल हो। इश्क से ही सारी खुशियाँ, इश्क ही बर्बादी, इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आजादी। इश्क की दुनिया में यारो ख्वाब की आबादी, हो गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हूँ। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। Check that. Like that. तुमको पूजा है तुम्हारी इबादत की है, हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। हमने जब की है तो फिर ऐसे मोहब्बत की है। Check that. Wicked. दिल मेरा पागल है जाना इसको तुम बहला दो, दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको तुम समझा दो। महका जो आटा ਸਾਡੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਚ ਵਿਛੜਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਕਰਦੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ,
ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਨੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਾਨੀ। ਹਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਿਆਰ ਚ ਵਿਛੜ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਿਆਰ ਚ ਵਿਛੜ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੈਂਬੋ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਸੁੱਟੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ, ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਢਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਆਓ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਓ ਬਾਵੇਂ ਦੀ ਜੀਨਾ ਲਾਈਫ ਹਸੀਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨਾ, ਚੋਬਰ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਕੱਪਾਂ ਚ ਲੀਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਾ, ਕਈ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਕਸੀਨਾ। ਪੱਕੇ ਤਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਡਦੇ ਜਵਾਕਿਆ, ਦਾਰੂ ਚ ਕਰਦੇ ਡਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ, ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਚ ਬੀਟਾ, ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। हम लोग यहाँ से आगे बराउन मुंडे। आगे बढ़ने से पहले गाने बंद करेंगे। चलिए, सो हो चुका है आप सबका पूरा ये मस्त एकदम पढ़ के। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ, जो है अपना थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप अब अपना ये अगला पॉइंट है। इसमें हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। रेडी है सब लोग? यस सर। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। तो अगर आपको अब ये पता चल गया है कि ओके लीडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, आपको ये पता है कि अब क्या होने वाला है, यहां पे लीडर के साथ साथ हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करने वाले हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स इश्यूड बाय ICAI उन्होंने दिया है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अफर्म बिफोर एक्सेप्टिंग। ये क्या लिखा हुआ है, काम कब करना है, ये गौर से देखिए, कब करना है ये काम। द फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग, नॉट आफ्टर एक्सेप्टिंग। ये जो भी काम हो रहा है ये बिफोर एक्सेप्टिंग। वी शुड एक्वायर द वाइटल इंफॉर्मेशन। वाइटल मतलब क्या कहता है, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सो वी आर सपोज टू ऑब्टेन विथ व्हाट, important information about the client information to help the firm to decide about
किसके बारे में? नंबर 1 वी टॉक अबाउट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन, कि जिसका हम लोग काम करने जा रहे हैं कि क्या वो लोग ईमानदार है क्या वो हमें अच्छे से काम करने देंगे क्या, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. सो वी टॉक अबाउट इज द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट. देन द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. सो कॉम्पिटेंस मतलब आर कॉम्पिटेंस, द लीडर्स कॉम्पिटेंस, क्या हम में वो क्षमताएं है क्या, बराबर. एंड लास्ट में क्या हम लोग कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स ये हम लोग कर पाएंगे क्या, आर वी एबल टू डिलीवर. सो वेयर द इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द फर्म्स डिसाइड, ओके ऐसा लग रहा है कि हाँ जिनका हम लोग काम कर रहे हैं भाई वो ईमानदार है. सेकेंड पॉइंट, वो लोग कॉम्पिटेंट है कि हाँ भाई उनमें वो नेसेसरी कैपेबिलिटीज है, बराबर, हम लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं. और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि यस वी कैन कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको याद है, अभी ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमने पॉइंट 2 में पढ़े थे. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंडिपेंडेंस, तो ये सब चीजें. सो अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यस वी कैन कंटिन्यू विद द वर्क. Where issues have been identified and the firms decide to accept or continue the client relationship, it should document how these issues were resolved. अगर आपको लगता है कि ओके सब कोई प्रॉब्लमेटिक सिनारियो नहीं है, कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस नहीं है, हम वो काम कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करो कि हमने क्या कैसे उन चीजों को रिजॉल्व किया था, एंड फिर आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, या नेक्स्ट ईयर अगर है तो उसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं. आई बात समझ में आपको? यस सर. तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख रहे हैं दोस्तों यहां पे, आइए जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस. साथ में लिखना है तो अभी ये साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है, ये साथ में लिखना है तो साथ में लिख लीजिएगा इसको. एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है. सो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस ऑफ व्हाट, क्लाइंट रिलेशनशिप. तो ये जो काम है आप समझिए बात को, दिस इज टू बी डन बिफोर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस. ये कब करना है? बिफोर एंड नॉट आफ्टर. सो ये जो काम हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस वर्क इज डन बिफोर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. तो इसमें अपने को कौन से पॉइंट्स देखने हैं कि अगर हमें ये रिश्ता बनाना है, याद आती है कुछ बचपन की बातें, अगर हमें क्लाइंट के साथ अगर रिश्ता बनाना है तो सबसे पहले देखना है कि क्या वो ईमानदार है क्या, इंटीग्रिटी, बराबर, ऑफ द क्लाइंट, द प्रिंसिपल ओनर्स, द की मैनेजर्स, उनका इंटीग्रिटी देखना है. इंटीग्रिटी ऑफ व्हाट? द ओनर्स, इंटीग्रिटी ऑफ व्हाट? मैनेजमेंट, बराबर, इंटीग्रिटी ऑफ व्हाट? की मैनेजरियल पर्संस एटसेट्रा. ये लोग कैसे हैं? सेकेंड पॉइंट अपन क्या बात करते हैं कि कॉम्पिटेंस, क्या हम लोग वो रिश्ता निभा सकते हैं, कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट, ठीक है, कॉम्पिटेंस टू व्हाट? परफॉर्म एंगेजमेंट. एंड लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि आर वी एबल टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है अपना? compliance with ethical requirements. समझे बात को? ओके, एक और तो हम लोग बात कर रहे हैं विथ व्हाट? कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द एंगेजमेंट
एंड कंप्लायंस विथ व्हाट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्लियर एकदम बात। सो ये सब काम अपने को करना है बिफोर एक्सेप्टेंस, बिफोर गिविंग द कंफर्मेशन, बिफोर वी डिसाइड टू कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो ये बातें अपने को देखना है। सो कौन सी बातें हो गई? इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म, और उसके बाद अगर अपने को लगता है कि ये सब चीजें हो गई है तो इन सारी बातों को अपन ने करना है क्या बच्चा? डॉक्यूमेंट। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डॉक्यूमेंट दिस एंटायर वर्क। इसको क्या करना है अपने को? वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट। सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। अभी ये खत्म हो गया है। अब अपने को क्या क्या देखना है? कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, बराबर। तो ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट में आता है। ठीक है, एकदम आराम से अभी फोकस करेंगे इसको, एकदम मस्त रीडिंग लगाना है अपने को अभी। चलो, with regard to integrity of the client, what are the matters that we need to consider, that the firm considers include for example, बराबर। इंटीग्रिटी के लिए कौन सी बातें हम लोग कंसिडर करेंगे, आइए वो बातें करते हैं। नंबर 1, द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन। क्या बोला उसने? कौन सी बातें फोकस करनी है अपने को? बिजनेस का। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कुछ आपको ऐसा लोड नहीं है, दिस इज व्हाट ओनली द एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स, क्लाइंट विद रिलेटेड पार्टीज, TCWG। मतलब इनका रेप्यूटेशन क्या है? अभी जैसे अगर सत्यम के ऑडिटर्स की अगर अपन बात करें तो उनका रेप्यूटेशन क्या है? अरे यार सॉरी, ऑडिटर्स नहीं, सत्यम कंपनी के बारे में बात करें तो सत्यम कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह अपन क्या बोलेंगे? चोर है यार। फिर अपन अगर बात करें ये नीरव मोदी लेड गीतांजलि ज्वेल्स, कैसा है वो? अरे यार बहुत चोर है यार। सो आप समझिए जिनका हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उनका रेप्यूटेशन क्या है, उनका मार्केट में नाम क्या है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फोकस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन को बात करनी है उनके ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, वो किस तरीके का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस towards matters such as aggressive interpretation of accounting standards and internal control environment। उनका एटीट्यूड क्या है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कितना फॉलो करते हैं रिलीजियसली, इंटरनल कंट्रोल्स के प्रति वो कितना सिंसियर है। तो ये सब बातें हम लोग वहां पे फोकस करेंगे। सो उनका रेप्यूटेशन देखना है, उनके ऑपरेशंस को देखना है, बराबर। साथ ही साथ उनका एटीट्यूड जो है उस एटीट्यूड को भी हम लोग ने देखना है। ये बात क्या आपको समझ में आ गई क्या? यस। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वेदर द क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न्ड विथ मेंटेनिंग द फर्म्स फीस एज लो एज पॉसिबल। मतलब वो हमेशा बोलेंगे कि आपकी फीस कम रखेंगे। तो इससे समझ में आएगा कि क्या हम लोग उनकी इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, इंडिकेशन दैट द क्लाइंट में बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज, the reasons for the proposed appointment of the firm, बराबर, कि क्यों हमें अपॉइंटमेंट किया गया है या नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म्स। The extent of the knowledge of the firm will have regard to integrity of the client will generally grow with the context of ongoing relationship with the client. So ongoing activities. तो आप समझने की कोशिश करो ये जो सारी बातें जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इससे क्या साबित होता है कि अपना क्लाइंट कितना ईमानदार है, कितना ऑनेस्टली हमें काम करने देगा, वो इन सब बातों से प्रूव होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेक्निकली बातें हैं 3। एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने के लिए आपको 3 बातें देखनी है। नंबर 1 वो ईमानदार है क्या, नंबर 2 क्या हम लोग वो काम परफॉर्म कर सकते हैं क्या, एंड नंबर 3 हम लोग ने क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है या नहीं। अगर ये सब एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर सकते हैं, हम लोग वो कॉम्पिटेंट है और साथ ही साथ उनका इंटीग्रिटी भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बॉस की यस चलो इनका काम एक्सेप्ट कर लेते हैं या इनका काम हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है एकदम बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पे बात हो रही है ये एग्जाम्पल्स को लेके, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन विथ रिगार्ड टू एग्जाम्पल्स द इंटीग्रिटी ऑफ अ क्लाइंट, व्हाट मैटर्स आर टू बी कंसिडर्ड। तो ये अपने को बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है एकदम बात। तो कौन सी बात है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उनका रेप्यूटेशन, बराबर। रेप्यूटेशन के साथ साथ व्हाट इज द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस, कौन सा काम कर रहे हैं, बराबर, क्योंकि उस काम के अंदर समझ में आएगा कि कितना उन्हें ईमानदार रहना। क्योंकि क्या होता है
कभी कभी अगर मार्जिन बहुत कम होता है ना, नेचर ऑफ ऑपरेशंस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कभी कभी अगर मार्जिन बहुत कम होता है प्रॉफिट का, तो उस केस में जो क्लाइंट है दे रिसोर्ट टू ऑल द इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज, जिससे रिस्क बहुत क्रिएट हो सकती है, गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। इसीलिए नेचर ऑफ ऑपरेशंस को भी समझना बहुत जरूरी है। सो नंबर 1, द रेप्यूटेशन, द ऑपरेशंस, व्हाट दे आर डूइंग। फिर उनका एटीट्यूड के बारे में बात करता है, एटीट्यूड अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस, बराबर, एटीट्यूड अबाउट इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि जितना वो सीरियस रहेंगे उतना हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये ईमानदार है। अब हमारे फीस के बारे में बात करता है, भाई अगर उनका एटीट्यूड ऐसा है कि अपनी फीस कम से कम रखनी है, तो भाई ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारा इंटेंशन वहां पे समझ में आता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसकी हमारे काम के ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं, क्या वो लोग हमारे काम को लेके स्टार्टिंग से ही लिमिटेशंस है, दिए चेक मत करो, वही चेक कर सकते, इतना ही एक्सेस दे सकते, हमारे एम्प्लॉयज को आप मिल नहीं सकते। सो यहाँ पे उनका एटीट्यूड वापस से ऑनेस्टी को लेके डाउटफुल हो जाता है। उसके बाद क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो, ब्लैक का पैसा व्हाइट करना, इलीगल सोर्सेस से जो मनी आपने अर्न किया है उसको लीगल चैनल में लेके आना, इज कॉल्ड एज व्हाट, मनी लॉन्ड्रिंग। सही है एकदम, यस सर। एंड मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, तो वो भी अपने को देखना बहुत जरूरी है। स्मगलिंग कर रहे हैं, टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, ये बातें अपने को देखना है। एंड लास्ट में जब वो अपॉइंट कर रहे हैं हमें, तो हमें क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, या प्रीवियस ऑडिटर को उन्होंने क्यों अपॉइंट नहीं किया, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर विच वी हैव टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। सो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स ही है। सो इसके हम लोग ने एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया है, तो ये एग्जाम्पल्स आप लोग नोट करना है इसको, ठीक है। बाद में हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इन कंसिडरिंग व्हाट, वेदर द फर्म हैज, फर्म मतलब द सीए फर्म, अपन लोग हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज, वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स। जैसे कि क्या हमारे पास वो नॉलेज है, क्या हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, क्या वो स्किल्स है, क्या, बराबर, वेदर वी हैव द कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, वेदर एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल, whether the individuals meeting the criteria and eligibility requirements to perform the engagement, and whether the firm would be able to complete the engagement within the reporting deadline। मतलब ये हम लोग को एग्जाम्पल्स देखना है, हमें वो क्षमता है या नहीं है। क्या ये क्लियर एकदम बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हमें वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, क्या वो रिसोर्सेज है, क्या वो टाइम पे हम लोग एंगेजमेंट कंप्लीट कर पाएंगे, ये सब बातें देखनी है। Where the firms, अभी ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, where the firm obtains information that would have caused it to decline the engagement। अगर ये इंफॉर्मेशन अगर हमें पहले मिलती तो, बराबर, देन हमने क्या करना चाहिए, द फर्म शुड कंसीडर, कंसिडरेशन ऑफ मतलब क्या, सिंपल, हमने क्या बातें फिर कभी कंसीडर करनी चाहिए, तो the professional and legal responsibilities that apply if there is a requirement for the firm to report to a person or persons who have made the appointment, बराबर, and the possibility of withdrawing from the engagement। क्लियर है एकदम, यस। तो यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे कि कौन से सिचुएशंस में हम लोग विड्रॉ करेंगे, क्या बातें होगी। तब तक आप लोग क्या करिएगा, इन सारी चीजों को आप एक बार जरूर जो आज नोटिंग करें उसको रीड करना, और यहां तक मॉड्यूल से भी आप इसको रीड करना। क्लियर है एकदम बात, यस सर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं आपको सीए फाइनल ऑडिट भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, राइट, यस सर। कल मिलेंगे और कल यहां से बात करेंगे, छोटू सा पॉइंट है, ठीक है, और फिर बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज और वो, तो अपना SQC 1 खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा अपना आधे से ज्यादा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा कल, राइट, यस सर, परफेक्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।